हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आपको हमारे चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करना है, प्लेलिस्ट में विजिट करना है। आपको हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो IBO 1 से लेकर के IBO 6 हो या MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस डाली गई हैं। आप वहाँ पे जाइए, उन सारे वीडियोस को वॉच कीजिए। डेफिनेटली आपके मार्क्स एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे आएंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या अंतर होता है। So finance theory in general rests on the premise that the goal of firm is to maximize the value of the firm to its equity holders। देखो, जो फाइनेंस थ्योरी है वो ये कहती है कि जनरल रूल में अगर देखा जाए तो जो फर्म होता है उसका काम यही होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जाए। जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें जितने भी पैसे अपने मार्केट में लगा करके रखे हुए हैं उनकी वैल्यू को आप मैक्सिमाइज करो ताकि उनको फ़ायदा हो पाए। उनको फ़ायदा होगा तो आपके बिजनेस को फ़ायदा होगा, राइट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट इज सिमिलर टू डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो बहुत हद तक डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ मतलब एक ही तरह का जो है वो होता है। सो फाइनेंसिंग डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ वेदर ए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज एम्स एट मिनिमाइजिंग द ओवरऑल कॉस्ट of capital and providing optimum liquidity while striving for maximum shareholders wealth। देखो, तो दोनों केसेस में, चाहे वो इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक हो, दोनों केसेस में जो फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसका काम यही होता है, वो यही चाहता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको किसी तरीके से मिनिमम रखा जा सके और जो लिक्विडिटी है उसका सप्लाई ठीक तरीके से हो, और वो हमेशा कोशिश करते रहें कि जो उनका शेयर होल्डर्स का वेल्थ है उसको रेगुलरली जो है मैक्सिमाइज किया जा सके ऑन डिफरेंट टाइम बेसिस, जो है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके ताकि उनको हेल्प हो, है ना। और जो कंपनी है वो भी बड़ी हो जाएगी साथ ही साथ, राइट। हाउएवर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ अ वाइड स्कोप देन द डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसका स्कोप जो है वो डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मुकाबले बहुत ही बड़ा है, राइट। पहला पॉइंट देख लेते हैं। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ऑपरेट इन डिफरेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एंड कल्चरल एंड टैक्स एनवायरनमेंट। तो देखो, यहाँ पे डोमेस्टिक जो होता है वहाँ पे क्या होता है ना कि जो पॉलिटिकल है, जो सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या फिर जो लीगल, कल्चरल या फिर टैक्स एनवायरनमेंट है वो सेम होता है डोमेस्टिक के केस में, राइट। आपको पता है कि यहाँ पे इतने टैक्स पे करने पड़ेंगे, यहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशन ऐसा है, हम इस चीज़ को सेटअप नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। पर जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं, जो MNCs होती हैं, उनके लिए काम करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डिफरेंट होता है और टफ भी होता है, क्योंकि उनको हर एक कंट्री में अलग अलग किस्म की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, कल्चरल और टैक्स एनवायरनमेंट देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये अंतर हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, दे ऑपरेट अक्रॉस एंड विद इन वेरीड रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट्स विच मे वेरी इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन एंड इफिशियंसी। अब अगर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की बात की जाए तो यहाँ पे इनका जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही वेरी करता है एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट्स होते हैं वहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं, जो फैक्टर मार्केट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कॉम्पिटिशन भी डिफरेंट होता है, एफिशिएंसी भी आपको अच्छी लानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर टाटा मोटर्स है तो इसके कॉम्पिटिशन में मारुति है, बट अगर आप विदेशों में अपने प्रोडक्ट को बेचने जाओगे या फिर अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ की कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो बहुत हद तक हमसे कहीं आगे है। BMW की बात कर लो, मर्सिडीज बेंज की बात कर लो, लैम्बोर्गिनी की बात कर लो, फरारी की बात कर लो, ये सारी कंपनीज जो हैं, फोर्ड की बात कर लो, ये सारी कंपनीज जो हैं कॉम्पिटेंसी के मामले में हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं और एफिशिएंट भी हैं, राइट। तो मल्टीनेशनल जब आप करने जाते हो, जब आप किसी और देश में अपना बिजनेस करने जाते हो तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में ये थोड़ा सा अंतर है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। They trade in different currencies of various countries, as a result of which foreign exchange market is quite essential। देखो, डोमेस्टिक मार्केट में जो करेंसी होती है वो सेम होती है। अगर इंडिया में आप काम कर रहे हो तो आपके लिए रुपी ही है, आप रुपी में ही आपको ट्रेड करना होगा। बट अगर आप MNC हो, अगर आप किसी और कंट्री में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक्सचेंज मार्केट के ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो भी आपके लिए क्वाइट एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ जो ट्रेड है वो आपको डॉलर में करना है, यहाँ रुपी में कर रहे थे, वहाँ आपको यूरो में करना है, यहाँ रुपी में कर रहे थे। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का भी जो है आपको दिमाग में रखना होगा ताकि आप बिजनेस जो है अच्छे तरीके से कर पाओ, है ना। तो ये तीसरा पॉइंट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है चौथा नंबर पॉइंट। दे हैव एक्सेस टू अनरेगुलेटेड इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स विच डिफर इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी
एंड कॉम्पिटिटिवनेस। सो यहाँ पे जो है जो इंटरनेशनल मार्केट होता है वो एक तरीके से अनरेगुलेटेड होता है, वो पूरी तरह से रेगुलेटेड नहीं हो पाता। तो अगर देखा जाए इस तरीके से तो यहाँ पे एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि जहाँ पे रेगुलेशन नहीं होगा, जहाँ पे रूल्स नहीं होंगे, वहाँ पे काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है ना। तो इस चीज़ के कारण जो है दोनों में थोड़ा सा अंतर देखा जाता है। चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, 5वें नंबर पॉइंट की तरफ। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल यूएस गैप एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो हर एक कंट्री में अलग अलग होता है। जैसे कि इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हालांकि पहले हम भी गैप फॉलो करते थे, बट अब हमारा एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। वेयर एज यूएस में अगर देखा जाए तो गैप का इस्तेमाल होता है, राइट। The greater the degree of involvement of the firm in the international arena, the greater is the complexities. अब कोई भी कंट्री जब कोई भी कंपनी जब किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब जब वहाँ बिजनेस कर रही होती है, तो वो जितना ज़्यादा वहाँ के बिजनेस में इन्वॉल्व होगी, जितना बड़ा उनका वहाँ पे बिजनेस होगा, उनको उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि इंडिया में अगर कोई बिजनेस कर रहा है और कोई इंडियन कंपनी है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो उसको यहाँ के रूल्स के बारे में जो भी तरीके हैं वो सब बहुत ही आसानी से पता है। बट वेयर अगर आप दूसरे कंट्री की बात करो, वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स लगेंगी हर एक चीज़, है ना। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स इन एन मल्टीनेशनल कंपनी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कैश मूवमेंट एंड अदर मटेरियल फ्रॉम वन पॉलिटिकल एंड टैक्स जुरिस्डिक्शन टू अनदर, है ना। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो कैश फ्लो है, जो कैश मूवमेंट है, वो एक जगह से, एक कंट्री से लेकर के दूसरे जगह तक जाता है, दूसरे कंट्री तक जाता है। तो यहाँ पे एक जो जुरिस्डिक्शन है वो अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करके किसी और टैक्स जुरिस्डिक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। डिविडेंड डिसीजन के केस में भी जो सब्सिडियरी कंपनी होती है उसके लिए भी जो काम है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। येट अगेन इन एन इंटरनेशनल फर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल एज इट ऑपरेट्स इन द डिफरेंट कंट्रीज। और एक बात और भी है कि जो इंटरनेशनल फर्म्स होते हैं वो उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग कंट्री में काम कर रहे होते हैं, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से डिफरेंस होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है उसको मिलते रहने के लिए आपको नोटिफिकेशन का बेल भी दबाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।